गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंतर्गत आज दूसरी थ्योरी फंक्शनल थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में हमने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित है उसके बारे में चर्चा की थी। उस सिद्धांत की मूल्यांकन के बारे में थोड़ा चर्चा करने के बाद फंक्शनल थ्योरी की चर्चा करेंगे। तो मार्क्स के सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत की आलोचना अनेक समाजशास्त्रियों ने की है। जॉनसन ने लिखा है कि उत्पादन के कार्यों में सहयोग की मात्रा अधिक होती है, उसकी तुलना में संघर्ष कम होता है। मार्क्स जॉनसन ने आलोचना करते हुए ये भी लिखा है कि वर्गों में विभाजित समाज आवश्यक नहीं है, सर्वदा क्रांति की दहलीज पर ही खड़ा हो। मार्क्स ने सामाजिक स्थिरीकरण का चालक कारण आदि आर्थिक कारक को बताया है, अन्य सभी इसके परिणाम हैं। लेकिन मैक्स वेबर ने अध्ययन करके स्पष्ट किया कि समाज में जैसा धर्म होगा वैसे ही उसकी आर्थिकी होगी। अनेक अनुसंधानकर्ताओं जैसे एस्पिनास, इमाइल दुर्खीम, थर्नवाल्ड, मेलिनोस्की, होर्वर और गाइस ने लिखा है कि आदिम अवस्था में उत्पादन की प्रविधि तथा संपूर्ण आर्थिक जीवन समकालीन धर्म, जादू, विज्ञान तथा अन्य बौद्धिक घटनाओं से बिल्कुल अलग नहीं होते हैं। मैक्स वेबर ने सिद्ध किया है कि आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण धर्म, जादू, तार्किकता और परंपरावाद करते हैं। आधुनिक पूंजीवाद की उत्पत्ति प्रोटेस्टेंट धर्म के द्वारा हुई है। मार्क्स का सिद्धांत भारत की जाति व्यवस्था पर आधारित सामाजिक स्थिरीकरण की व्याख्या नहीं करता। मार्क्स एक वर्ग विहीन समाज की कल्पना करते हैं, परंतु ये सार्वभौमिक तथ्य है कि समाज में स्थिरीकरण का होना अवश्यंभावी है। ये एक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित प्रमाणित सत्य है। मार्क्स के सिद्धांतों की और भी बहुत सी आलोचनाएं हैं उसके लिए, लेकिन मार्क्स का सिद्धांत समाज के लिए बहुत उपयोगी है, समाज की समस्याओं को समझने के लिए और उसके निराकरण के लिए। इसी सिद्धांत की महत्व भी है। अब दूसरा सिद्धांत जो है फंक्शनल सिद्धांत या फंक्शनल थ्योरी, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, जो डेविस और मूरे द्वारा प्रतिपादित किया। किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूरे ने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, उन्होंने एक लेख सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में दिया है। इस सिद्धांत की अधिकांश सामग्री डेविस ने अपनी पुस्तक में भी पुनः प्रस्तुत की है। इनके अनुसार अगर विश्व की संस्कृतियों को देखें तो पाएंगे कि कोई भी समाज वर्गविहीन नहीं है, अर्थात अस्त्र विहीन नहीं है। इसके अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण प्रत्येक युग में अपरिहार्य रूप में रहा है। मार्क्स की तरह से इसकी भी मान्यता है कि सभी कालों के सभी समाजों में कोई भी समाज ऐसा नहीं रहा जहाँ पर समाज विभिन्न अस्तित्वों या श्रेणियों में विभाजित नहीं रहा हो। इन सार्वभौमिक तथ्यों की सत्य की अपने निम्न की उन्होंने सैद्धांतिक व्याख्या भी की है। डेविस और मूर की मान्यता है कि समाजों में असमानता अचेतन रूप से विद्यमान होती है। ये अचेतन असमानता के कारण समाज में बहुत अधिक महत्व के पद सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों में ही वितरित किए जाते हैं। उन्होंने पदों की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि कुछ पद ऐसे होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के लिए विशेष महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य होते हैं। कुछ पद ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित कार्य हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इन पदों से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति में विशिष्ट बौद्धिक क्षमता का होना आवश्यक होता है। डेविस और मूर ने लिखा है कि इन पदों और उनके विशेष महत्व एवं बौद्धिकता की आवश्यकता के कारण सभी व्यक्ति ऐसे पदों को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। पद संख्या में कम होते हैं और अभिलाषी संख्या में अधिक होते हैं। इसके लिए समाज ऐसी विधि का सहारा लेता है जिससे तार्किक आधार पर महत्वपूर्ण पदों को उनके महत्व के आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए समाज अधिकतम कुशल एवं योग्य व्यक्तियों के चयन के लिए पुरस्कार द्वारा उपयुक्त प्रेरण की व्यवस्था करता है, जिससे लोग उन महत्वपूर्ण पदों की ओर आकर्षित हो और अधिकतम पुरस्कार या लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। डेविस ने समाज में जो फंक्शन होते हैं उसके आधार पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसका उल्लेख किया है कि प्रथम समाज वे वस्तुएं देता है
जो व्यक्तियों के जीवन धारण एवं आराम के लिए आवश्यक होती है, अर्थात आर्थिक प्रोत्साहन। दूसरा, समाज मन बहलाव तथा सौंदर्य बोधात्मक प्रकृति की वस्तुएं प्रदान करता है, अर्थात वह उन्हें सौंदर्यात्मक प्रोत्साहन प्रदान करता है। और तीसरा, समाज आत्मसम्मान एवं अहम की तुष्टि करने वाली वस्तुएं प्रदान करता है, अर्थात प्रतीकात्मक प्रोत्साहन। तो डेविस ने 3 प्रकार के प्रोत्साहन के बारे में चर्चा की। पहला आर्थिक प्रोत्साहन, दूसरा सौंदर्यात्मक प्रोत्साहन और तीसरा प्रतीकात्मक प्रोत्साहन। आर्थिक प्रोत्साहन पदधारी को भौतिक लाभ प्रदान करते हैं। प्रतीकात्मक पुरस्कार पदधारी को सम्मान प्रदान करते हैं, रिस्पेक्ट। इससे पदधारी को आत्मसंतोष या अहम तुष्ट होता है। उनका विचार है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में ये 3 प्रकार के पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कारों को विभिन्न स्थितियों में असमान रूप से विभाजित करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण पदों की कुशलतम व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की व्यवस्था होती है। इसके लिए समाज में 3 प्रकार के पुरस्कार विभिन्न पदधारियों के दिए जाते हैं। समाज पदधारी को सम्मान प्रदान करके व्यक्ति की प्रसिद्धि एवं लोकप्रियता की वृद्धि करता है। जैसे भारत में व्यक्ति को भारत रत्न, पद्म विभूषण, सेना में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, खेलकूद में अर्जुन पुरस्कार, है ना, आदि सम्मान इसी श्रेणी में आते हैं। समाज में भौतिक लाभ की भिन्नताओं संबंधी संपन्नता के द्वारा समाज में विभिन्न श्रेणियों या अस्तित्वों का निर्माण होता है, जिससे स्वतः ही स्त्रीकरण की उत्पत्ति और विकास होता है। डेविस और मूर के अनुसार समाज में पदों के समान कार्य क्षमता के आधार एवं आर्थिक लाभ पाने के लिए लोग निरंतर प्रयास करते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यही सब कुछ लोगों का योग्यता के अनुसार वितरण की व्यवस्था स्त्रीकरण को प्रकार्यात्मक रूप से नियंत्रण, निर्देशन और संचालन करती हैं। डेविस और मूर ने इस स्त्रीकरण की प्रकार्यात्मक व्याख्या को भी स्पष्ट किया और कहा कि समाज की अधिक महत्व के पदों के लिए अधिक पुरस्कार की व्यवस्था होती है। उन्होंने लिखा है कि अगर महत्वपूर्ण पद को सरलता से भरा जा सकता है तो ऐसे पदधारियों को पुरस्कार अधिक नहीं दिया जाता। इसकी तुलना में यदि पद महत्वपूर्ण है और उसे प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक लोग प्रयासरत हैं तो ऐसे पदधारियों को अधिक बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा, अगर किसी पद पर कार्य करने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता पड़ती है तो प्रतिभा की मात्रा अलग अलग लोगों में भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। प्रतिभा के साथ साथ भूमिका या कार्य करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। प्रशिक्षण पाने में अधिक धन खर्च होता है। खर्च अधिक होने के कारण सामान्य जन प्रशिक्षण प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार से उच्च स्तर की प्रतिभा, बुद्धि एवं प्रशिक्षण संबंधी पदों के लिए विशिष्ट पुरस्कार समाज प्रदान करता है। वर्तमान में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी संबंधी पदों के लिए विशेष पुरस्कार या वेतन प्रदान करने की समाज में व्यवस्था है। उपयुक्त चर्चा से ये निष्कर्ष निकलता है कि इन पदधारियों को न्यून शरीर श्रम करना होता है और अधिकतम वेतन, सम्मान एवं विभिन्न पुरस्कार देने का प्रावधान होता है। वे पद जो समाज के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं उनको अनेक लोग प्राप्त करना चाहते हैं। पदधारी विशिष्ट प्रतिभा वाला होना चाहिए, उच्च प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। प्रतियोगिता के आधार पर उच्च प्रतिभावान को पद दिया जाता है। उन्हें सभी प्रकार के पुरस्कार एवं लाभ अधिकतम दिए जाते हैं। पुरस्कारों की अधिकता उपरोक्त विशेषताओं के अनुपात में निश्चित की जाती है। झाड़ू लगाने, सफाई करने आदि कार्य समाज के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु इसमें अधिक शरीर श्रम चाहिए तथा हर कोई इससे कार्य कर सकता है, इसलिए इसके लिए पुरस्कार की न्यूनतम व्यवस्था है। परंतु प्रशासनिक क्षेत्र, डॉक्टर एवं इंजीनियर का पद महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अधिक प्रशिक्षण, अधिक प्रतिभा पर आधारित होता है, इसलिए अधिक पुरस्कार, लाभ एवं सम्मान दिए जाने का प्रावधान इस समाज में हमें देखने को मिलता है। डेविस ने सामाजिक स्त्रीकरण के अपने प्रकार्यात्मक सिद्धांत के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि यह सिद्धांत बंद और खुले दोनों प्रकार के समाजों के स्त्रीकरण की व्याख्या करने में सक्षम है। उनका विचार है कि यह सिद्धांत मात्र खुले वर्ग व्यवस्था वाले समाजों की ही व्याख्या नहीं करता, वरन जहाँ पर पदों पर नियुक्ति योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर होती है, बल्कि बंद जाति व्यवस्था वाले समाजों के स्त्रीकरण की भी व्याख्या स्पष्ट रूप से करता है।
आपका इनका सिद्धांत व्यक्तियों का क्रम विन्यास नहीं करता, ये सिद्धांत सापेक्षिक महत्व के आधार पर पदों का क्रम विन्यास करता है। डेविस ने स्पष्ट किया है कि सभी समाजों में धार्मिक कार्यों में सफाई करने वाले लोग होते हैं, इसी क्रम में धार्मिक कार्यों को करने वालों का पद ऊंचा होता है और सफाई करने वालों का पद निम्न होता है। इसी सिद्धांत के अनुसार भारतीय जाति व्यवस्था में धार्मिक कार्यों को करने वाले ब्राह्मणों का पद उच्चतम होता है और सफाई करने वाले हरिजनों का पद निम्नतम होता है की व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार डेविस और मूर का प्रकार्यात्मक सिद्धांत सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या करने में सक्षम है। इसकी सिद्धांत की आलोचना ट्यूमिन द्वारा की गई है। डेविस और मूरे के विचारों ने एक लंबे विवाद को उत्तेजित किया। ट्यूमिन ने इनकी आलोचना इस प्रकार की कि डेविस और मूर की मान्यता है कि अधिक पारितोष वाले पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ट्यूमिन का विचार है कि ऐसा देखा गया है कि कम सम्मानीय एवं न्यून आर्थिक लाभ वाले व्यवसाय भी समाज के लिए विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। कारखाने में श्रमिक का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य होता है जितना कि अभियंता का या इंजीनियर का। अनेक समाजशास्त्रियों ने आपत्ति की कि पदों की प्रकार्यात्मक महत्व को मापने का कोई वस्तुपरक तरीका नहीं है। डेविस और मूर ने पारितोष के असमान वितरण पर शक्ति के प्रभाव की अपेक्षा की है। विभिन्न व्यावसायिक समूहों के वेतन और प्रतिष्ठा में अंतर का कारण शक्ति की भिन्नता होती है, प्रकार्यात्मक महत्व की भिन्नता नहीं होती है। डेविस और मूर के विचार है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत सीमित होती है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक पदों को प्राप्त करने की आवश्यक बुद्धिमत्ता और कुशलता रखते हैं। ट्यूमिन इससे बहुत आपत्तिजनक मान्यता मानते हैं। आप इनके अनुसार अभी ऐसी विधि का निर्माण करना शेष है जिसके माध्यम से प्रतिभा संपन्नता और क्षमता को मापा जा सके। जिन्हें डेविस और मूर महत्वपूर्ण पद समझते हैं, उन पदों को भरने संबंधी प्रतिभावान व्यक्तियों का समाज में बाहुल्य है, अतः इसके चयन के लिए असमान पारितोष आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। यह ट्यूमिन ने काफ़ी आलोचना की है, लेकिन समाज में स्त्रीकरण को समझने के लिए आज भी प्रासंगिक है डेविस और मूरे का सिद्धांत। थैंक यू।